हेलो साथियों, मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी पार्ट 4 है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये हमारा यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपी पीसीएस तक के लेवल को दोस्तों ये हमारा भारतीय संविधान जो हम पढ़ा रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे एम लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये दोस्तों आपको सभी वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एम लक्ष्मीकांत दोस्तों भारतीय संविधान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि एम लक्ष्मीकांत में बहुत विस्तार से दिया हुआ है। अगर आप इंडियन पॉलिटी अगर पढ़ना चाहेंगे तो हम आपको एम लक्ष्मीकांत से ही कहेंगे कि आप एम लक्ष्मीकांत की बुक से ही पढ़ें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चंदन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन गुप्ता क्लासेस में। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमारा हो गया है संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसको दोस्तों हमने कवर कर लिया है। भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब भारत के संविधान में इतिहास में क्या क्या हुए थे उसका वर्णन हमने दोस्तों कर दिया है। तो हमने कर दिया है। ठीक है, तो आप अगर उसको देखे नहीं हैं तो आप जाके उसको देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों संविधान सभा की मांग कब हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूछा जाता है कि संविधान सभा की मांग कब हुई थी। ठीक है, तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम राय ने रखा। ठीक है, और राय क्या थे, ये वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। ठीक है, भारत के संविधान का गठन का विचार राय ने रखा और ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, इन्होंने 1934 में रखा। ठीक है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्र संविधान सभा की मांग किसने की, तो 1935 में आधिकारिक रूप से। ठीक है दोस्तों, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में की थी। ठीक है, और विचार रखा था 1934 में पहली बार एम राय ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अब दोस्तों 1935 में मांग होती है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेहरू जी की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, मतलब नेहरू जी की मांग थी तो उसको ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार नेहरू जी द्वारा। ठीक है, नेहरू जी के द्वारा मांग की गई थी किसकी, संविधान बनाने की, और ब्रिटिश सरकार ने इसको सैद्धांतिक रूप दिया। तो 1940 में यह प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार की एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आया। ठीक है, अब 1942 में, ठीक है दोस्तों, 1942 में ब्रिटेन की सरकार ने एक कैबिनेट मंत्री, ठीक है, जो कि उनका नाम क्या था, स्टैनफोर्ड। ठीक है, उन्होंने उन्होंने कैबिनेट मंत्री और एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को, ठीक है, भारत भेजा किसके लिए, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, जो भारत में प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ठीक है दोस्तों, मतलब जो संविधान मतलब स्टैनफोर्ड और एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ठीक है, मतलब 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, जिसको अगस्त प्रस्ताव बोला जाता है। ठीक है, और 1942 में ब्रिटिश सरकार अपने कैबिनेट मंत्री और एक मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत में संविधान के निर्माण के लिए प्रस्ताव लेकर भेजा। ठीक है,
अब क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग जो अपनी मांग की, मतलब अलग पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, तो क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत की दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अलग अलग संविधान सभा हो। ठीक है, अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत ने एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसे संविधान सभा के निर्माण की योजना की सामने रखी जिससे मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया गया। ठीक है, अब जो अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, अरे अगस्त प्रस्ताव बोल रहा हूँ, जो आया था, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल और स्टीफन क्रिप्स जो भारत आए थे, उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिए जाने पर अलग अलग संविधान सभा की मांग की। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इस कैबिनेट मिशन को वापस भेजा गया। इस मिशन ने दो जो कैबिनेट मिशन था। ठीक है, पहले क्या था, ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, फिर उसके बाद एक कैबिनेट मिशन भेजा। ठीक है, भारत में संविधान के निर्माण के लिए। तो इस मिशन ने दो संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, मतलब जिन्ना जी की जो मुस्लिम लीग को इससे ठीक पहुंचा। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर लिया कि मतलब जैसे ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने। फिर उसके बाद जो प्रारूप प्रस्ताव आया था उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन को दोस्तों फिर एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। जो कैबिनेट मिशन ने दो संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसा प्रारूप या ऐसी योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब संविधान सभा का गठन कब हुआ। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, जो कैबिनेट मिशन आया था, इस योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में, अब इस नंबर को याद रखेंगे दोस्तों, इस डेट को, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। अब इस योजना की विशेषताएं इस प्रकार थी। तो इस योजना की विशेषताएं क्या है, उससे पहले हम आपको यहाँ पे बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें कि संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में होता है, पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो आपका आंसर रहेगा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। संविधान सभा का गठन कब होता है, तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, संविधान सभा की कुल विशेषताएं क्या थी उसको देख लेते हैं। पहली विशेषता है दोस्तों, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। ठीक है, इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन किया गया। ठीक है, इसकी पहली विशेषता यह थी दोस्तों कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 279 होनी थी। ठीक है, इसमें ब्रिटिश भारत की 296 सीटें और जो देशी रियासतें थी उनको 93 सीटें दी गई थी। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे, संविधान सभा में मतलब संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो उस समय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे आपको बताना है 389। ठीक है, 389 संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत की। ठीक है, और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। दूसरा पॉइंट है, हर प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामलों में राज्यों के समूह, ठीक है दोस्तों, को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीधे आवंटित किया जाना था। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोग पर एक सीट आवंटित की जानी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी आबादी पे एक सीटें हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों संविधान सभा में ही बताया गया है कि 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। ठीक है, 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। ठीक है,
तो 10 लाख लोगों पे एक सीट आवंटित की जानी थी। हमारी जो लोकसभा सांसदीय का चुनाव होता है, ठीक है, तो दोस्तों 10 लाख लोगों पे एक सीट आवंटित है, ठीक है, एक सीट आवंटित है, ठीक है। नेक्स्ट पे प्रत्येक प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे कौन? मुस्लिम, सिख और सामान्य, ठीक है। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों अभी जो हमारा चुनाव हो रहा था, उस सीटों का अनुपात मतलब सांप्रदायिक तौर पर ही बांट के किया जा रहा था, ठीक है, कि मतलब जैसे जनसंख्या के अनुपात में किया जा रहा था। 3 समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य थे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एक एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपाती प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था, ठीक है दोस्तों। जो संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे, ये भी दोस्तों कैसे थे, मतलब ये जो चुने गए थे सदस्य थे, ये डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, ठीक है। इनको एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया गया था, ठीक है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का, ठीक है। ये जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ये जो संविधान सभा जो हमारी गठित हुई, तो उसमें जितने भी सदस्य थे, ठीक है, 389 सदस्य थे, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के और 93 देशी रियासतों के जितने भी सदस्य थे, ये एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, ठीक है। इससे स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई है और आंशिक रूप से नामांकित थी। इसके अलावा नामांकित निकाय थी, ठीक है। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, ठीक है। हमने वही बताया कि मतलब जो देशी रियासतें थी, उनका चयन देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया था, ठीक है। और संविधान सभा को जितने भी सदस्य थे, उनको एक सीमित मताधिकार के आधार पर चुना गया था, ठीक है। मतलब एकल संक्रमणीय प्रक्रिया के माध्यम से उनको चुना गया था, डायरेक्ट जनता ने उनको चुन के नहीं भेजा था, संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उनको। फिर संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के 296 सीटों में से इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, ठीक है दोस्तों, जो संविधान सभा में चुनाव हुआ उसमें 296 सीटों में से जो ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थी, ठीक है, ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थी, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73, ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटों पर भरपाई नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों इंपॉर्टेंट, कि जब संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए, ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने पद जीते, तो कितना था 208, कितनी सीटें जीती 208, ठीक है। मुस्लिम लीग ने कितनी जीती 73 और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों की संख्या स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि ब्रिटिश भारत में 200 जो 296 सीटें थी, उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, फिर भी इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों का जगह मिली थी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने पहले बोला था कि मतलब ये दोस्तों प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। प्रत्यक्ष भारत का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया था, लेकिन फिर भी इसमें सभी समुदाय के नेता या प्रतिनिधियों को जगह दी गई, ठीक है। मतलब सभी प्रकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी के प्रतिनिधियों को यहाँ पे जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दे तो उस समय के टाइम में जितनी भी बड़ी हस्तियां थी, जितने भी बड़े नेता थे, वो सब संविधान सभा में उपस्थित थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी?
संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी? ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की क्या कार्यप्रणाली थी इसको देखेंगे। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। ठीक है, तो दोस्तों संविधान सभा की कार्यप्रणाली में इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, इसलिए केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। ठीक है, इसलिए केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, फ्रांस की तरह। ठीक है, इस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी सदस्य कौन थे, मतलब भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सबसे वरिष्ठ नेता। ठीक है, क्या थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। ठीक है, उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णन, ठीक है, वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। जो अस्थायी सदस्य थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य चुने गए थे और इनको बहुवृद्ध नेता भी कहा जाता है। सबसे वरिष्ठ नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, फिर अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा ने निर्वाचित हुए। ठीक है, मतलब संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। यहाँ पे भी क्वेश्चन होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट कि संविधान सभा के, तो दोस्तों यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, मतलब अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, और उस समय जो उपाध्यक्ष 2 लोग चुने गए थे, कौन कौन? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो ये दोस्तों आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें। ठीक है, लाइक करना ना भूलें, शेयर या सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब संविधान सभा का अन्य कार्य क्या होता है दोस्तों? संविधान सभा ने 1949 में, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक है, संविधान सभा ने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1949 में, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है दोस्तों कि भारत की राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल हुआ? ठीक है, तो 1949 में। ठीक है, किसने करवाया? संविधान सभा ने। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, क्वेश्चन है, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, ठीक है, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि संविधान सभा में राष्ट्रमंडल खेलों, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की सदस्यता कब ली? तो 1949 में ली, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, फिर 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। ठीक है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। अब दोस्तों संविधान बनाने में कितना समय लगा है इसको बताया गया है। ठीक है, संविधान के बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था। ठीक है, दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लगा, इतना समय नहीं लगना चाहिए। संविधान के बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल दोस्तों, लगभग 3 साल संविधान को बनाने में लग गया, जिसमें संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया। संविधान सभा के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए, ठीक है, 64 लाख रुपए खर्च आए उस समय दोस्तों। बताइए, 64 लाख रुपए खर्च किए केवल संविधान के निर्माण में, जब 1 पैसा 2 पैसा चलता था। ठीक है,
तो संविधान यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो लगभग 3 साल। ठीक है, ऑप्शन में लगभग करके देता है तो लगभग 3 साल, या फिर एग्जैक्ट पूछेगा तो 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, इतना समय लगा। ठीक है, और इसकी बैठक 11 बैठकें हुई और इसके 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और उसके प्रारूप पर 144 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। ठीक है, और संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपये खर्चा है। 64 लाख, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी का पूछा जाता है। जब एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च आया था, तो कितना आया था, 64 लाख रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1950 में और 51-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत का अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ठीक है, मतलब संविधान सभा का निर्माण हो गया और 1951 और 52 में, ठीक है, 1951-52 में सांसदीय का चुनाव होता है। ठीक है, उसके तहत मतलब जब तक ये आम चुनाव नहीं हो जाते, मतलब जब तक जनता प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुन लेती 1951-52 में, तो इसके अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा का काम था। ठीक है, अंतिम संसद के रूप में, मतलब अंतरिम संसद के रूप में, जो व्यवस्थाएं थी, मतलब चुनाव कराने की जो प्रक्रियाएं थी, ठीक है, उसको कार्यान्वित करने के लिए ये अंतरिम संसद के रूप में। नेक्स्ट है संविधान सभा की समितियां। ठीक है, तो दोस्तों संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कुल छोटी बड़ी 21 समितियों का गठन किया था। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कुल छोटी बड़ी 21 समितियों का गठन किया था। ठीक है, इसमें 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां थी। ठीक है, और इन समितियों को क्या क्या, इनके अध्यक्ष और समितियां क्या क्या थी, तो पहली समिति थी संघ शक्ति समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और चौथा है प्रारूप समिति, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रारूप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति की, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दोस्तों समितियों के अध्यक्ष और समितियाँ ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन जो 3 है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार। ये भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठवां है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सातवां था राज्यों से समझौता करने वाले राज्यों के लिए समिति अध्यक्ष कौन बनाया था, समिति थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट हो जाता है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हमको बता दिया, 5वां इंपॉर्टेंट था, 8वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा आज का वीडियो था। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है।